एक्चुअली इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहीं और भी है फोटोसिंथेसिस में, तो वो रेस्पिरेटरी नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसका जिक्र है ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्रोटॉन पंप्स भी हैं। ये क्या कर रहे हैं? दे ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज करते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को, NADH2 जो अब तक बने हैं FADH2। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्रोटॉन पंप्स हैं जो खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स दे आर पास्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरियर्स। ये कैरियर्स किस अरेंजमेंट में खड़े हैं? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी के अरेंजमेंट में खड़े। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ पास होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी से ये किस तरतीब से खड़े हैं? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरतीब में। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये जो प्रोटॉन पंप हुए, इन प्रोटॉनों से एटीपी सिंथेज, एटीपी फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने फाइनल एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है उसको मिल जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाती है। ये तो दरिया कूजे में बंद हो गया। समझ आ रही बात? अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको तरतीब समझ में आई होगा क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज there are some protein complexes, electron carriers, proton pumps, they are present inside the inner mitochondrial membrane of mitochondria. They are used to oxidize the reduced coenzyme NADH2 and FADH2. इनको ऑक्सीडाइज करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स में जो हाई एनर्जी से लो में खड़े हुए हैं। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे प्रोटॉन पंप होंगे और प्रोटॉनों से एटीपी सिंथेज एटीपी बनाएगा। समझे? और इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन फाइनल एक्सेप्टर के पास, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। सपोज ये एक छोटी डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस खड़े हुए हैं, इसी के अंदर एटीपी सिंथेज भी खड़े हुए हैं। ठीक, ये कॉम्प्लेक्सेस को अब हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या इसका नाम है, दो नाम बता रहा हूं, दोनों पूछूंगा, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, या इसको कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब तक की रेस्पिरेशन की कहानी में क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस किया, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, ये 3 स्टेप हो गए। इन 3 स्टेप में एक ग्लूकोज से डायरेक्ट एटीपी कितने मिले हैं? 4 एटीपी। कैसे? 2 ग्लाइकोलाइसिस में, 2 क्रेब्स साइकिल। अब देखो सारी कहानी आपके सामने एक लाइन में है। तो अब तक ग्लूकोज के से हमें एटीपी डायरेक्ट कितने मिले हैं? 4। 2 इधर मिले, 2 इधर मिले। बाकी हमें 10 NADH2 मिल चुके हैं और 2 FADH2 मिल चुके हैं। 2 × 2 4 × 6, हमारे पास है क्या? 10 NADH2 और 2 FADH2। समझे ना बात? तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगी? इन्हीं 10 NADH2, इन 10 में जो 2 NADH2 हैं
ये साइटोप्लाज्म में है और 8 NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इस तरफ क्या है, ये कहां होते हैं प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 कितने बनते हैं, एक ग्लूकोज से 8। अब NADH2 आता है पहले पहले इस कॉम्प्लेक्स के पास, ऑक्सीडाइज होता है NAD में, 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कॉम्प्लेक्स को। इसने दिए ये कोएंजाइम Q को, या यूबिक्विनोन इसको कहते हैं। ये कन्वर्ट होता है यूबिक्विनोन QH2 में। ये हाइड्रोजन बार इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से लेता है, इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, हाइड्रोजन किधर से लिए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नहीं किस में कन्वर्ट हो गया, QH2 रिड्यूस फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन इससे पास हो जाते हैं, इधर खड़ा होता है साइटोक्रोम B और C1, क्योंकि ये BC1 कॉम्प्लेक्स है। तो ये कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन गए 2 किसको, साइटोक्रोम B को। तरतीब अभी पूछूंगा आपसे। साइटोक्रोम B से ये इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम C1 को। ये इलेक्ट्रॉन किसको गए, C1 को। ये जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन देके। इलेक्ट्रॉन तो उधर दे दिए, हाइड्रोजन इधर पास कर दिए, इलेक्ट्रॉन उधर दे दिए 2 हाइड्रोजन, और वापस किस में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर QH2 बन जाता है। प्रोटॉन पंप करके वापस क्या बन जाता है, कोएंजाइम Q, ऑक्सीडाइज फॉर्म। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन किधर गए, C1 को, सॉरी C को। साइटोक्रोम C ऑक्सीड रिड्यूस हो गया। इस साइटोक्रोम A3, इसमें 2 साइटोक्रोम खड़े हैं, A और A3। ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से गए A को, फिर A से गए A3 को। बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो, इधर बोर्ड पे देखो, ये साइटोक्रोम C को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देने से वो रिड्यूस होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑक्सीडाइज होता है। तो ये साइटोक्रोम C को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो इसका नाम पढ़ो, C रिडक्टेज, रिड्यूस करने वाला। और ये साइटोक्रोम C को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसका नाम पढ़ो। तो आपसे पूछे साइटोक्रोम C रिडक्टेज कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स 3 है। आपसे पूछे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कौन सा है, 4 है। समझ गए। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चेन में पास हुए तो इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से हुआ क्या, इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से, मैंने क्या कहा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, प्रोटॉन पंप हुए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, तो हाइड्रोजन पंप हुए। ये हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है। कॉम्प्लेक्स 3 ये भी 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते हैं, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो चुकी होती है। ये सिर्फ 2 प्रोटॉन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। एक NADH2 के इलेक्ट्रॉनों से कितने प्रोटॉन पंप हुए हैं, 10। कितने प्रोटॉन पंप हुए हैं, 10 प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन सारे गुजरते हैं ATP सिंथेस से। किससे गुजरते हैं, और ATP सिंथेस इन प्रोटॉनों की एनर्जी से ADP और फास्फेट को मिला के क्या बना देता है, ATP। अब एक एवरेज वैल्यू है कि 3 प्रोटॉन जब पंप हो तो 1 ATP ये बना लेता है। कितने प्रोटॉन पंप हो, 3 प्रोटॉन पंप हो तो ATP सिंथेस 1 ATP बना लेता है। तो NADH2 के पास इससे जो प्रोटॉन पंप हुए हैं वो 10 हैं। तो अगर 9 हो तो 3 ATP तो आसानी से बन जाते हैं, चौथा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं एक NADH2 कितने ATP के बराबर है, 3। अब FADH2 का रूट ये वाला है, वो इधर से दाखिल होगा। अब आता है FADH2। FADH2 वो अपने इलेक्ट्रॉन दाखिल करता है इस कॉम्प्लेक्स 2 के पास, FAD बन जाता है, 2 प्रोटॉन्स
और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कोएंजाइम क्यू को दिए। इलेक्ट्रॉन किसको दिए? अब ये इस रूट से यही काम करेगा, ये इस रूट से कर रहा है, ये इस रूट से कर रहा है। तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, जो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने प्रोटॉन पंप होंगे? 6, क्योंकि ये वाले प्रोटॉन पंप नहीं होंगे। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6 प्रोटॉन पंप होंगे, और 6 से कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी। इसलिए हम कहते हैं FADH2 कितने एटीपी के बराबर है? 2 के। और NADH2, समझ आ गई बात? ये तो था FADH2 और NADH2 क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इनके इलेक्ट्रॉनों से क्या हुआ? प्रोटॉन पंप हुए, और प्रोटॉनों से क्या हुआ? एटीपी बन गया। जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं A3 के पास, इन इलेक्ट्रॉनों का फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना, सुकून करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिल गया तो इलेक्ट्रॉन सुकून करेगा। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन फाइनली लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसने कितने प्रोटॉन पंप किए थे? इसने कितने प्रोटॉन इधर भेजे थे QH2 ने? 2। ये 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 एटम ऑक्सीजन का, ये तीनों चीजें मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगी। समझ आ गई? 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन जो इस चेन में आ रहे हैं, और ये वाले 2 प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बना देंगे? 1 वाटर का मॉलिक्यूल। समझ आ गई? अब थोड़ा इस हिसाब पे आ जाओ कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो मॉलिक्यूल है FADH2 और NADH2, ये कितने एटीपी यील्ड होगी? जो 36 का हिसाब हमने पूरा करना है। डायरेक्ट तो हमें सिर्फ 4 मिले हैं, तो इसका मतलब है 4 मिले सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। इससे ये जो एटीपी बन रहा है, ये अमल कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ना ना ना, सोचो ना। ये NADH2 क्या हो रहे हैं? ये आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो इनको रिड्यूस, इनको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल करेंगे तो ये क्या होंगे? ये खुद रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। ये रिड्यूस से ना समझो, ना कंफ्यूज हो। ये हो क्या रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड। समझे? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज होंगे तो NAD बन जाएगा। FADH2 रिड्यूस फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म FAD। तो ये अगर आप ठीक हैं, अगर आप कहते हैं रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्या NAD से NADH2 बन रहा है? फिर ठीक है, रिडक्शन हो रही है। इनकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और एटीपी बना है। तो एटीपी के बनने को कहते हैं फास्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेशन से जो फास्फोराइलेशन हो, मेरी तरफ दिमाग नहीं है, एटीपी के बनने को कहते हैं फास्फोराइलेशन। लाइट की वजह से फास्फोराइलेशन हो तो फोटोफास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट की एनर्जी से एटीपी बने तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और यहां इन दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनसे। उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से प्रोटॉन पंप हुए और प्रोटॉनों से एटीपी बना। तो ये ऑक्सीडेशन से एटीपी बना है, तो क्या बोलूं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपी का बनना है, ये क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तीनों फास्फोराइलेशन हो गए चैप्टर में। तो ये वाला फास्फोराइलेशन जो है, ये कौन सा फास्फोराइलेशन कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बेटा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सिर्फ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है। जो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो फोटोफास्फोराइलेशन है। वहां कोई इलेक्ट्रॉन निकले हैं, किसी की ऑक्सीडेशन नहीं, लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल के डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकले हैं। समझे? तो एनर्जी पीछे कौन सी इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन वाली इन्वॉल्व नहीं है, लाइट वाली इन्वॉल्व है। यहां इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसी वजह से ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। यहां तक बात समझ गए? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ
ये जो दो NADH2 है तो कितने ATP हो गए? नहीं, दो, हाँ, दो से 6 ATP हो गए, 6 ATP हो गए। इन दो FADH2 से कितने ATP हो गए? 4 ATP हो गए। इन 6 से कितने ATP हो गए? मैथ वाले टीचर का नंबर देना सफेद, क्या नाम है मैथ वाले टीचर का, वो भी बताना और नंबर भी देना। 6 से कितने? वेरी गुड, यहां तक बात समझ आ गई। अब रोला है ये वाले NADH2 का, ठीक है, ये वाले इस NADH2 ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है या अंदर है? बाहर है, ये अंदर आता ही नहीं है, ये NADH2 अंदर नहीं आ सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको अंदर लाने के लिए एक और काम किया जाता है, वो आपके कोर्स में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उसको कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शंट। इसको आप छोड़ो, सिर्फ समझ लो बात को होता क्या है। आपने इस NADH2 को 2 ATP के बराबर करना है। कितने ATP के बराबर करना है? 2 ATP के बराबर। और NADH2 अगर अंदर आता तो NADH2 तो यहां से दाखिल होता ना, तो ये तो 3 ATP देता, फिर उसको 2 के बराबर क्यों किया जाता है? इस बात को थोड़ा सा समझ लो, समझने वाले इसको समझ लो। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो बाहर NADH2 खड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं है, ये अंदर नहीं आ सकता, तो ये डायरेक्ट बाहर ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहर ही ऑक्सीडाइज। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन निकलते हैं, उससे एक और कंपाउंड को रिड्यूस किया जाता है। ये बाहर हो रहा है प्रोसेस, ये मैं आपको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शंट बता रहा हूं, ये आपने पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ इसको 2 ATP के बराबर हमने करना है। 2 ATP के हिसाब से ये कितने हो जाएंगे, समझे? लेकिन ये 2 का रीजन ये मैं यहां लिख रहा हूं, जो समझने वाला है वो समझ ले कि ये 2 का क्या रीजन है। इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकले, इससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं है, ये क्या है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इसको फेडरल की बुक ने लिखा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शंट को, आपकी बुक में नहीं। ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये अंदर आता है, यहां खड़ा होता है G3P डिहाइड्रोजिनेज, ये इसके वापस इलेक्ट्रॉन निकालता है और इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन देता है FAD को, वो FADH2 बन जाता है। तो बाहर क्या था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अंदर आए क्या बन गया? इसीलिए 2 FADH2 कितने ATP देगा? इसलिए हम बाहर वाले को डायरेक्ट कितने ATP के कंसीडर करते हैं? 2 ATP के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि NADH2 बाहर से अंदर नहीं आता, वो उसके इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल के FAD को FADH2 में कन्वर्ट, तो जो बाहर वाला है जब वो अंदर आएगा FADH2 बन जाएगा। इसलिए बाहर वाले को हम कंसीडर करते हैं 2 ATP के बराबर और अंदर वाले को 3 ATP के, क्योंकि उसको वो तो है ही इनसाइड, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। 4 जमा 6 जमा 4 जमा 18 32 और डायरेक्ट वाले 4, समझ आ गए? अब यह सवाल है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पर ग्लूकोज, नंबर ऑफ ATP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर ग्लूकोज 4 ATP, तो 4 और 32 पर ग्लूकोज, समझ आ गई? एक ग्लूकोज से सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जब हुआ तो 4 ATP मिले, और एक ग्लूकोज से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ उससे 32 ATP मिलते हैं। तो आपसे कई किस्म के सवाल हो सकते हैं। वो कह सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से पर ग्लूकोज बताओ ATP कितने मिले, या आपसे पूछे कि हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो 32। या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जिक्र नहीं करता, वो डायरेक्ट कह देता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ATP कितने मिल रहे हैं। तो वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किधर हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा है, और वो 32 ATP है। बात समझे? तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, आज कंप्लीट हो गया।